हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था वो बेसिसिटी के जनरल एमाइंस के बेसिस पे वो बात किया था कि बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है ना, समझे? तो उस लास्ट क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है? बोलिए जल्दी से, किसी को कोई क्वेरी? क्लियर है? तो हम आगे मूव कर रहे हैं बेटा। हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है एरोमेटिक एमाइंस। एरोमेटिक एमाइंस, और इसमें जो एग्जाम्पल आता है बेटा हमारे पास, अगर मैं एग्जाम्पल के बेसिस पे लूं तो एनिलीन बोला जाता है। ठीक है ना? एनिलीन फॉर्मूला होता है बेटा C6H5NH2 या PHNH2, या हम इसको बेटा यहां पर रिंग बना के भी रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। समझ गए बेटा सब लोग? क्लियर हुआ? तो आप ध्यान दीजिए बेटा, इस पूरे पार्ट में एक्चुअली क्या होता है बेटा, यहां पर हम अगर उसके ऑर्डर पे जाएं, जनरल ऑर्डर पे, तो NH2 और इस पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाऊं, NH2 एंड हमारे पास बेटा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी NH2 और साथ में इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझे बेटा? इतनी बात सबको क्लियर हो रही है? ठीक है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बोल दूं कि आपको मैंने एक ऑर्डर बताया था जहां पर हम एक्वस मीडियम में 213 और 231 की बात कर रहे थे। एक्वस मीडियम में किया था ना? वो केवल और केवल किसके लिए था? केवल और केवल एमाइंस के लिए था, जहां हम एलिफेटिक स्पेशली एमाइंस की बात कर रहे थे। एरोमेटिक में ये कंडीशन नहीं लगाओगे। एरोमेटिक में सिंपल कंडीशन चलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइन की देख बात करो तो हमारे पास सिंपल ऑर्डर फॉलो होगा कि हमारे पास जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, मतलब उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर मैं सिंपल लॉजिक लगाऊं तो वो लॉजिक हमारे पास क्या है, लॉन पेयर मैक्सिमम वहां पर दिखना चाहिए। उसके लिए आपको वो 213 231 का ऑर्डर फॉलो नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये ऑर्डर केवल उसी एमाइंस के लिए है जो आपको वहां पर बताए हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। इज दैट क्लियर? यहां पर मैं फिनाइल ग्रुप को चेंज करते जाऊं, सब 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 फिनाइल ग्रुप लगा दिया, यानी 3 डिग्री एमाइन ये भी बनेगा, लेकिन है कौन से ग्रुप? फिनाइल ग्रुप। तो यहां पर वो लॉजिक आप नहीं लगाओगे। अंडरस्टूड एवरीवन? यहां पर वो लॉजिक आपको नहीं लगाना है, ये चीज का ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही? तो वो ऑर्डर वहां यहां पर फॉलो नहीं होगा। यहां पर सिंपल कौन सा फॉलो होगा कि आप देखोगे कि लॉन पेयर कहां पर ज्यादा मिल रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में सिंपल बोलूं बेटा उसको एक प्रॉपर वर्ड में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा होगी बेटा, वहां पर क्या होगा, वो लॉन पेयर ज्यादा दिखने चाहिए, हाँ कि ना? तो वो दिखने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपको प्रॉपरली वहां कनेक्ट करना आना चाहिए। ये आपको ध्यान रखिए, और इसी से हम चीजें कनेक्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा वो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जरूर, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने पहले बोल दिया। उसके अलावा अगर मैं जनरल ऑर्डर की बात करूं जिसमें डोनेटिंग विड्रॉइंग ग्रुप लगे हो, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेटा कि उस बेसिस पर ऑर्डर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए। और ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास यहां पर पोजीशन आएगी ऑर्थो, ठीक है, मतलब मेटा और पैरा। मैं ऑर्थो को नहीं लिख रहा हूं, और यहां ऑर्थो मेटा पैरा। तो ऑर्डर क्या होगा बताइए? बताइए ऑर्डर क्या होगा? अरे बोलो भाई, बाकी सब लोग भी बोल दो भाई। यहां पर केवल ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई आपको किसी एक को आंसर देना है। क्या होगा? ठीक है, तो फर्स्ट होने के पीछे रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप इस नाइट्रोजन में प्रेजेंट जो लॉन पेयर होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कि कम करेगा?
बढ़ाएगा, और मुझे वही चाहिए बेटा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो बेटा हमारे पास, उतना वो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा दिखाने वाला है। ये बात हमें पहले से हम क्लियरली समझते हुए आए हैं बेटा, हाँ कि ना? इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर ये हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगा, क्योंकि विड्रॉइंग तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैंने कंडीशन क्या लिखी बेटा? यहां ऑर्थो नहीं लिखा है। अच्छा, बता सकते हो क्यों नहीं लिखा है? मैंने यहां ऑर्थो नहीं लिखा, उसके पीछे रीजन क्या है बताइए? अब मैं यहां पर कह देता हूं बेटा, यहां हमारे पास नहीं दिखाने के पीछे ये रीजन है बेटा कि वो ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाता है। ऐसा मत कहना कि ये भी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से चल रहा है, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट के अंदर आपका सर इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर ये दो थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऑर्थो इफेक्ट है ही नहीं। क्यों? याद करो बहुत अच्छे से, सुनिएगा मेरी बात को। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट मैंने बोल रखे हैं बेटा, उसको करेक्ट करना भी, उसको समझाना भी बहुत जरूरी है। आप लोग खुद बोल रहे थे कि यहां सर इफेक्ट हो सकता है, या कुछ लोग बोले थे ऑर्थो इफेक्ट होगा। ऑर्थो होगा तो सर तो ऑटोमेटिकली होगा, ये ध्यान दो। लेकिन याद करो बेटा, मैंने एक साइड पे एक ग्रुप लिखवाया था कि कौन कौन से ऑर्थो इफेक्ट नहीं दिखाते, उसमें NH2 भी लिखवाया है। और अगर मैं बोल दूं ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा या सर इफेक्ट दिखाएगा, फिर गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट के अंदर तो ऑटोमेटिकली सर इफेक्ट आएगा ही आएगा बेटा, हाँ कि ना? तो अगर मैं ये बोलूं कि बेटा मैंने पहले ही बोल रखा कि भाई NH2 ग्रुप सर इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, और मैं ऑर्थो इफेक्ट बोलूं या मैं बोलूं कि सर इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो फिर वो मेरा वो पॉइंट खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो, मैं इसका कंक्लूजन भी आपको दे रहा हूं। तो पहला पॉइंट ये तो हम बोलेंगे नहीं कि भाई वो सर इफेक्ट दिखाएगा या ऑर्थो इफेक्ट दिखाएगा, ये भूल जाओ। मतलब ऑर्थो पोजीशन पे अगर नहीं हो रहा है ऐसी कंडीशन, तो वो नहीं दिखा रहा है, तो उसके पीछे कुछ और रीजन होगा, ना कि ऑर्थो इफेक्ट। इज दैट क्लियर? अरे समझे? देखो बेटा, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि जो चीजें आपको बता रहा हूं वो थोड़ा बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, ताकि आपको ये प्रॉपरली पता चले कि भाई हमें जो चीजें मिल रही वो कितना इंटरेस्टिंग है, अगर हम दिमाग चलाएं तो। यहां पर क्या बेटा, हम अगर साइंस कर रहे हैं तो दिमाग तो चलाना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये सोच के बैठ जाएं कि भाई हम दिमाग नहीं चलाएंगे तो साइंस होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि यहां सब चीजें लॉजिकल चल रही। यहां पर कोई आप ये चीज पे नहीं देख रहे हो बेटा कि भाई आप ये अगर ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा होगा। साइंस जो कहेगा वैसा होगा। जो टेक्निकल पॉइंट और प्रैक्टिकली जो चीज देखा गया बेटा, वो बेसिस पे हमें चलना है, ना कि हमारे पास हमें इस बेसिस पे मूव करना है कि भाई हम जो सोच रहे हैं वैसा होने वाला है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है ना? ये तो नॉर्मल लाइफ में भी देखा हो ना, कभी कभी हमारी सोच हमारे अकॉर्डिंग कभी भी फुलफिल नहीं होती है। सही है ना? सोचते तो ये होगा 300 आउट ऑफ 300 आ जाए, कभी आते हैं? बोलो नहीं ना? टेस्ट देके तो बाहर निकल तो यही कहते हो ना बहुत अच्छा रहा, लेकिन मार्क्स पता चलते हैं तो बहुत अच्छा मतलब का क्या होता है? कम से कम 200 250 प्लस। बहुत अच्छे का तो मतलब यही होता है, मार्क्स देख के पता चलता है कि भाई हाँ बहुत अच्छा कितना था। समझे कि नहीं समझे? तो क्या है बेटा, ये आपके एनालिसिस में, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब हम ये समझना सीख जाए ना कि हमारी प्रिसीजन एक्यूरेसी कितनी प्रॉपर है, तो आप उस दिन डिसाइड कर सकते हो कि भाई हाँ हमारा कैलकुलेशन परफेक्ट बैठेगा। लेकिन तब तक वो परफेक्ट नहीं बैठ सकता जब तक आप अपने प्रिसीजन एक्यूरेसी, क्यों? क्योंकि आप क्या हो बेटा, आप इमोशनली जुड़ जाते हो कि नहीं नहीं हमारा सही है। लॉजिकली आप सोच ही नहीं रहो। जब आपको पता चलता है कि भाई आप उस डाउट लेके गए, तो आपको पता चला कि इसमें ऐसा था, तो आपको पता चलता है अच्छा इसमें तो लॉजिक ये लग रहा था, तो फिर वहां इमोशन काम नहीं आया ना। इसलिए क्या है बेटा कि चीजों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को समझो, और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए टाइमिंग दो। हम क्या करते हैं, ये सोचते हैं भाई पहले कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, पहले क्वेश्चन दिखाओ तो कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब ऐसी खिचड़ी बनेगी बेटा तो समझ में आने वाला नहीं। कॉन्सेप्ट को पहले माइंड में सेट करो। अच्छा ये बोल रहा है, ये कंडीशन है, ये केसेस है, इसको हमें अब रिलेट करना आना चाहिए, हम इसके बाद रिलेट कर पाएंगे।
अब मैंने आपको बोला कि आप देखो, सोचो आपको कितनी चीजें याद हैं। क्यों? क्योंकि जिस आपके आपके यहीं से वर्ड यूज निकला, ऑर्थो इफेक्ट एंड सर इफेक्ट। अब जब वो वर्ड निकला तो इससे तो यह साफ साफ पता चला ना कि कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि सर इफेक्ट तो दिखाता ही नहीं NH2 ग्रुप। कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि बेटा अगर वो सर इफेक्ट नहीं दिखा रहा मतलब ऑर्थो इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता है। तो फिर तो अपने को डायरेक्टली कनेक्ट होनी चाहिए भाई, ये दो चीजें अपने जो सर ने मना कर रखी कि एनालिन में दिखने वाला है नहीं, NH2 ग्रुप में होने वाला ही नहीं है, तो भाई इसके बारे में तो अपन सोच ही नहीं सकते। तो फिर आप साफ साफ कह सकते हैं सर देखिए, आप ऑर्थो इफेक्ट और सर इफेक्ट की तो बात नहीं कर सकता, कुछ और हो सकता है, वो मुझे हमें पता उसके पीछे क्या लॉजिक होगा, लेकिन ये दो चीजें नहीं हो सकती। ये आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में कह सकते हो। और मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन बन सकता है कि भाई हां, यहां पर वो जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बेसिसिटी को ज्यादा नहीं दिखा रहा है इसके बेसिस पे, तो आपके लिए फिर ये कंडीशन बताना, वो क्वेश्चन को थ्योरेटिकली बनाना कि भाई वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं, तो वहां पर लिख सकता है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑप्शन बना के। अब ऑर्थो इफेक्ट बोल दे तो वहां सर इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली आ गया। अब अगर आपको थोड़ा सा भी वो क्लिक नहीं हुआ और आपने टिक कर दिया गलती से, तो बेटा गया ऑप्शन आपका। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बेटा उसको प्रॉपरली समझिए। यहां कोई जल्दबाजी नहीं है कि जिसके बेस पर आप केवल उसको हवा में खेलते हुए चल रहे हो, और पुराने चीजें याद होनी चाहिए, तो ही आप अच्छे से उसको कनेक्ट कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ध्यान दो बेटा, यहां पर हमें कंडीशन है कि वो ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी पार्ट होगा बेटा वो हमारे पास नहीं शो करेगा। इसके पीछे इसका रीजन कुछ और है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले ये कंडीशन समझ में आ गई सबको? बताइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास, मैं बस इतना ही स्टेटमेंट रख रहा हूं, उसका एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा कि NH2 इसके ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप लगा हो और यहां एनिलीन, ठीक है, इसके इस कंडीशन में कोई भी ग्रुप ना हो, यहां कोई ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं, सिंपल एनिलीन है, तो उस बेसिस पे बेटा इसकी बेसिस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाता है, मतलब इसकी बेसिसिटी हमारे पास ज्यादा होती है एनिलीन वाले की एज कंपेयर टू दिस वन। अब क्यों होता है इसके पीछे मैं इसका रीजन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, तो देखिए बेटा, अब रीजन समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। NH2, ठीक है, इस पे आपने जैसे ही H पॉजिटिव डाला तो इसने क्या किया बेटा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया। H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया तो ऑब्वियस है कि ये क्या बनाएगा बेटा, यहां पर NH एंड H पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ना? जल्दी बोलो, यस और नो। और मैंने क्या बात कही थी बेटा, जैसे ही H पॉजिटिव अटैच होगा तो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट मैं बोल चुका हूं, फिर से मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको कहीं मेंशन नहीं किया है, अगर आपको कहीं बेसिसिटी का ऑर्डर मेंशन नहीं किया तो आप क्या सोचोगे? एक्वस मीडियम। इज दैट क्लियर? तो अब मुझे कहीं मेंशन नहीं किया तो मैं सीधे सीधे क्या सोचूंगा, ये पानी में है, ये पूरा प्रोसेस पानी में चल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? पक्का क्लियर हो रहा है? तो हमें यही सोचना है। तो अगर पानी में है तो क्या होगा बेटा, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। तो ध्यान दो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए एक वाटर यहां पर आ जाएगा इस तरीके से। मैं इधर दिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, आप देखिएगा, ताकि भाई वो है हाइड्रोजन बॉन्ड का ही पार्ट, ताकि थोड़ा सा वहां पर जगह नहीं है तो आपको समझ में आ जाए बेटा। इस तरीके से यहां बनाएगा, इस तरीके से यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इस तरीके से यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब NH2 होगा तो बनेगा, ये बात सीधी सीधी है। लेकिन जैसे मैंने ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप लेके आया, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लेके आया, अब वो जैसे ये ग्रुप आएगा बेटा यहां पर, इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हो जाएगी। अब एक्चुअली इनके बीच में तो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, चलो मैं मान लेता हूं थोड़ा सा, लेकिन ये ग्रुप कर क्या रहा है, ये ग्रुप ये कर रहा है कि इस हाइड्रोजन को अपने मतलब अपने जोन में जाता अरेंज कर लिया है, जिससे यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का आना, उसके लिए अट्रैक्ट होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। क्यों?
क्योंकि अगर वो बल्की ग्रुप आया तो उसने वाटर के उसने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, वहां से एक टाइप से ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप मतलब हटा दिया, मतलब हटाने का मतलब कि दिख नहीं रहा। अब अगर सपोज वो दिख नहीं रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्शन होना क्या इजी है कि डिफिकल्ट है? क्यों? क्योंकि अगर दिखेगा नहीं तो अट्रैक्शन होने वाला ही नहीं है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए उसको हाइड्रोजन चाहिए ना, और प्रैक्टिकली हाइड्रोजन अगर दिखेगा नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगा क्या? नहीं बनेगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना तो बेटा मैं कह सकता हूं कि एनालीन जो था, ये ग्रुप नहीं था, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? कितने बनेंगे? और अगर ये ग्रुप आ गए तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने? अब मुझे बताओ कि क्या कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? हाइड्रोजन बॉन्ड कम होने की वजह से कम हुई। अगर कम हुई तो ऑब्वियस है कि बेटा कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है जितनी कम होगी, क्योंकि इस जोन में आना मतलब वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करना और इजीली देगा, और उसके बाद ये स्टेबल होना चाहिए, यही बात थी। कॉन्जुगेट एसिड जो बन रहा है बेटा, उस एसिड की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा उतना अच्छा बेस होगा। यही बात समझा है ना मैंने आपको स्टार्टिंग से? क्या मेरी बात कनेक्ट कर पा रही है बेटा सबको? यस और नो? तो हमें समझना क्या है वो रिपीट करिए जल्दी से। कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? ज्यादा। अगर ज्यादा होगी तो बेस अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। तो हमें यही करना है बेटा कि उस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक जो स्ट्रेंथ है उसको कम करना है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कर रहा था बेटा? स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा था कि कम कर रहा था? तो अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उतना स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अरे हां कि ना? तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड कम हुए तो स्टेबिलिटी कम हुई कि नहीं हुई? अगर कॉन्जुगेट एसिड हमारे पास कम स्टेबल हुआ तो बेसिक अच्छा होगा कि बुरा होगा? बुरा होगा ना बेटा? यस और नो? तो इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बेटा? समझ पा रहे हो ना? समझे कि नहीं समझे? तो अब मैं उसके जो रीजन आपको समझा, समझ गए ना सब लोग? हाँ ना? तो बोल दो यार बेटा प्लीज यार, उसमें बोलने में भी अपने को दम लगता है। तो अब इसके पीछे जो रीजन था उसको हम बोलते क्या बेटा? उसको बोलते हैं बेटा ये इसने क्या किया, इस वाटर मॉलिक्यूल को यहां आने से रोका। रोका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस लगाया ड्यू टू बल्कीनेस ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? तो उसने क्या किया बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल नहीं आ पाया। अब स्टेरिक हिंड्रेंस किसको मिला? वाटर मॉलिक्यूल। किसको मिला? मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो स्टेरिक हिंड्रेंस वाटर मॉलिक्यूल को मिला। अब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस वाटर मॉलिक्यूल को मिलेगा तो उसको हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस SH2H2O। क्या बोलते हैं? SH2H2O। स्टेरिक हिंड्रेंस टू वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर देना। अब मुझे बताओ बेटा, जब ये रिएक्शन वो उस वाटर मॉलिक्यूल को आने ही नहीं देगा तो ये रिएक्शन आगे जाएगी क्या? भाई वो कॉन्जुगेट एसिड जो है बेटा हमारे पास वो स्टेबल नहीं बन रहा, क्या रिएक्शन आगे जाना चाहेगी क्या? बहुत कम जाना चाहेगी। तो ये SH2H2O के पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे इसका रीजन था बेटा, तो इससे रीजन क्या निकाला हमने कि SH2H2O हुआ तो क्या कंडीशन क्रिएट हुई? इससे क्या कंडीशन क्रिएट हुई बेटा? SIP हुआ, जो मैंने बोला आपको, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने को के स्टेप को उसने इनहिबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये रिएक्शन आगे जाएगी तभी H पॉजिटिव अटैच होगा, और H पॉजिटिव अटैच होना मतलब प्रोटोनेशन होना, प्रोटॉन का जाके अटैच होना। दैट इज द फेनोमेना ऑफ द प्रोटोनेशन। लेकिन अब मैं कह रहा हूं बेटा वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां कॉन्जुगेट जो एसिड बन रहा है वो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी नहीं इंक्रीज हो रही है, वो स्टेबल नहीं बन रहा है, तो प्रोटोनेशन होगा कि नहीं होगा? चलो बताओ। नहीं होगा तो हो गया स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इज दैट क्लियर? तो क्या बोलते हैं बेटा इसको, इस पूरे पार्ट को? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ
इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। समझ गए ना बेटा? समझे कि नहीं समझे? तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये जो फिनोमेना था, ये फिनोमेना क्रिएट नहीं हो पाया। फिर मतलब ये फिनोमेना क्रिएट होने की वजह से SH2H2O हुआ, क्योंकि अगर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हुआ तो ऑब्वियस है कि बेटा उसके पीछे उसका रीजन क्या होगा? SH2H2O। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोटोनेशन होके आगे जा रहा है तो यहां वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना चाहिए था। अब जब नहीं बनाया, तो इसका मतलब क्यों नहीं बनाया? SH2H2O की वजह से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिला, तो वाटर मॉलिक्यूल आ नहीं पाया। तो इससे क्या प्रोसेस चली यहां पर कि प्रोटोनेशन अब होगा ही नहीं। तो एक्चुअली बेटा SH2H2O जो क्रिएट कंडीशन थी, वो रीजन क्या था कि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा है। यहां पर बात क्या हो रही बेटा कि वाटर मॉलिक्यूल को आने से वो रोक रहा है, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन होना अब रुक जाएगा, यानी इनहिबिट हो चुका है। इनहिबिट का मतलब मैंने क्या बोला था? अपोज करना, रोकना। इज दैट क्लियर? तो स्टेरिक, यानी स्टेरिक मतलब वही बल्कीनेस। इस ग्रुप ओवरऑल रीजन क्या बता रहा हूं मैं यहां पर कि इसको क्राउडिंग मिलना, हिंड्रेंस प्रोवाइड करना, तो मतलब ये बल्की ग्रुप यहां है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इज दैट क्लियर? तो उसको हमने क्या नाम दिया फिर इस बेसिस पे? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यानी अब वो प्रोटोनेशन होने ही नहीं देगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो वो कौन किस पे डिपेंड करता है? इस ग्रुप पे। ये ग्रुप हमारे पास जैसा होगा, ये ग्रुप हमारे पास क्या करेगा बेटा? उसमें SIP क्रिएट कर देगा। अब ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इट इज द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना? क्योंकि ऐसा नहीं कि बेटा SIP का मतलब आप कुछ और ही निकालो। वो जो मतलब होता है बेटा, वो जो लोग जानते हैं, जो उनके लिए जो काम का है बेटा, वो उनके लिए है। हमारा काम का यहां पर SIP मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इज दैट क्लियर? समझे? तो रीजन दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं बेटा, ताकि आप प्रॉपरली समझ पाओ। अब बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये इस कंडीशन को समझे। अब आपको क्वेश्चन में जब भी लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी देखोगे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा है, तो आप सीधे लिखोगे SH2H2O। क्या लिखोगे? क्यों? क्योंकि अगर वो हो रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या है? SIP। यस और नो? उसके पीछे उसका एक्चुअल कंडीशन क्या है बेटा? SIP। तो SIP होना चाहेगा, तो सॉरी SIP होगा। SIP अगर होगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन हो जाएगा, तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास SH2H2 ऑटोमेटिकली इनिशिएट हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा कंडीशन हो गया ना कि बेटा ये तभी आगे जा सकती है जब वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्जुगेट एसिड स्टेबल होना चाहता है। लेकिन अगर स्टेबल नहीं हो रहा है, अगर वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है, किसकी वजह से नहीं बना रहा है? स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से नहीं बना रहा, तो इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? इसका मतलब क्या होगा? अब ये H पॉजिटिव अटैच भी नहीं होना चाहेगा। अब अटैच किसकी वजह से नहीं हुआ? इस ग्रुप की वजह से। तो इस ग्रुप ने क्या किया? इस प्रोटोनेशन स्टेप को होने से रोका। इसे हमने क्या बोला? SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। गॉट इट एवरीवन? लेकिन आपको लिखना क्या है वहां पर? SH2H2। हर एक ऑर्थो पोजीशन पे जो भी ग्रुप अटैच होगा बेटा, उसके लिए आपको क्या लिखना है वहां पर? SH2H2O। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई सबको बेटा? यस और नो? तो ये कनेक्टिविटी थोड़ा सा प्रॉपरली ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारे क्वेश्चन बनेंगे। डन? अब मैं इस पे क्वेश्चन में आऊंगा, लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन पहले आपको बता दूं, जो मैं कह रहा था आपको मैं बताऊंगा। यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बेटा, उसका बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। C6H5NH2, दूसरा हमारे पास है C6H5 ट्वाइस NH, और तीसरा हमारे पास है C6H5N, ये होल थ्राइस। ठीक है, 1 2 3। बताइए बेटा इसका ऑर्डर। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ या सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, बताइए। थर्ड। बताओ बताओ जल्दी से। फर्स्ट,
हाँ, अच्छा पूछू क्यों बेटा, रीजन बता। हाँ बोल बोल, आराम से बोल, बिंदास होके, लेकिन बोल, ठीक है ना, तो अपने को पता लगेगा कि भाई यहाँ क्या सोच रहे हो, क्या कर। हाँ, एनीवन, ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रीजन क्या होगा। हाँ, हाँ, एनीवन, परफेक्ट। अगर आप ध्यान दो बेटा, यहां इस केसेस में 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, यानी 3 बेंजीन अटैच है, तो नाइट्रोजन के लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में ज्यादा रहेंगे कि कम रहेंगे। बढ़िया बेटा, ये तो बहुत अच्छा है। 3 बेंजीन रिंग पे कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा कि एक बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा। तो वो तीनों साइड, अगर एक से घूम के फिर नाइट्रोजन पहुंचा, 10 जस्ट दूसरे पे चले जाएगा, दूसरे से घूम के आया जस्ट तीसरे में चले जाएगा, तो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर दिखेगा। अब यहां कॉन्जुगेशन कितना है, केवल एक ही बेंजीन रिंग में है, तो यहां लॉन पेयर आपको ज्यादा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला, हाँ कि ना, यस और नो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि यहां पर वो लॉन पेयर आपको मैक्सिमम मिलेगा, यहां पर वो कम मिलेगा, यहां पर और कम मिलेगा, तो लॉन पेयर ही कम मिलेगा, तो डोनेट कैसे कर पाएगा, किससे डोनेट करेगा, क्योंकि डोनेशन के लिए लॉन पेयर चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। तेरा रीजन बेटा मैं इसलिए कहूंगा कि मैं उसको परफेक्टली ये इसलिए नहीं कह पा रहा हूं कि वो एकदम सही है, बिकॉज बेटा सबसे पहले बेटा आप उसका उस बेंजीन रिंग के बेसिस पर उसका नेचर तो समझो, क्योंकि ये बात तो सही है ना कि बेटा अगर 2 डिग्री आए, जैसे तूने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर, 2 डिग्री आए, तो 2 डिग्री में आने पर बेटा हमारे पास जो नाइट्रोजन पर जो कंडीशन होगा बेटा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो तो कम हो जाएगी ना, सही है कि नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। और अगर तेरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारे पास वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहां हाइड्रोजन बॉन्ड कम हुआ, यहां ज्यादा थे, यहां और कम हुए, तो ऑब्वियस है कि बेटा मेरे पास ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना कि भाई हमारे पास हम कॉन्जुगेट एसिड के केवल उस स्ट्रेंथ पे जा रहे हैं जहां पर वो कॉन्जुगेट एसिड बन के बैठा हुआ है। लेकिन दूसरा रीजन जो मेजरली आपको यहां कनेक्ट करना है, जो स्पेसिफाई है, कि मैं जिससे आपको रिलेट करना चाह रहा हूं कि बेटा यहां पर आपको वो 2-1-3 या 2-3-1 वाला ऑर्डर फॉलो नहीं करना है, मैं उस बेसिस पे आपको ये कनेक्ट करवाना चाह रहा हूं। इज दैट क्लियर। तो 2 अलग अलग पॉइंट हैं, वो मैं ये कहूंगा कि भाई गलत उसने बोला नहीं है, लेकिन यहां पर रीजन क्या है बेटा, सीधा सीधा समझो ना कि बेटा जितने बेंजीन रिंग ज्यादा होंगे उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनाएगा, और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतना नाइट्रोजन का लॉन पेयर डिलोकेशन में ज्यादा रहेगा, और ज्यादा रहेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ना, तो बेसिसिटी कैसे ज्यादा हो जाएगी बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन, समझ पाए ना मेरी बात को। अब समझ पाए बेटा तो मैं आगे मूव करता हूं, कर ले नोट डाउन, ठीक है कर लो। मैं क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा, आप नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा बेटा। हाँ,
हो गया नोट डाउन? इसमें इसमें ये NH2 सॉरी, वो NH2 ही रहेगा सब जगह। चलिए, हुआ? हो गया? ठीक, देखिए नेक्स्ट है बातें नहीं है बेटा प्लीज। बिना बातें किए काम हो रहा है ना? हाँ,
चलिए हो गए। चलिए कंप्लीट, कंप्लीट। दिक्कत है तो बोल देना बेटा यार। हाँ, ऐसा बीच बीच में बोलते रहता है फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, तेरे से ही बोल रहा हूं, तेरी आवाज स्पेशल है बेटा। कंप्लीट हो गया, ठीक। यहीं से स्टार्ट किया ना अपने। हाँ ठीक। देखिए फर्स्ट कंडीशन बेटा, आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है मैंने अब आपको जो कंडीशन बताई है, हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैं स्टार्ट करने से पहले फिर से एक और बात ये कह दूं कि ये ग्रुप, हाँ ये जरूर लिख लेना बेटा, मैं ये लिखना भूल गया था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मतलब वो ग्रुप भले कैसा भी हो, बल्कि से मतलब, ठीक है ना, वो डोनेटिंग हो विड्रॉइंग हो, ये ध्यान रखिएगा बेटा प्लीज। तो बेटा फर्स्ट वाले में तो मैं बिना सोचे समझे SS2H2O लिख लूं, तो इतना तो समझ गए। तो यहां तो हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की, यहां सोचने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे बेटा NO2 ग्रुप कैसा होता है, सबसे पहले ये डिसाइड करो, डोनेटिंग की विड्रॉइंग? विड्रॉइंग ग्रुप होता है, हाँ कि ना? अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये बात सीधी सीधी है बेटा, तो फिर NO2 भले यहां लगाओ भले यहां लगाओ बेटा, तो एनिलीन जो होगा वो इससे भी ज्यादा हमारे पास बेसिक है और इन दोनों से भी ज्यादा बेसिक है, यानी 4 तो सबसे पहले आ जाना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे सब लोग, क्या कह रहा हूं मैं? यस और नो? अब हम चेक करते हैं बेटा बाद में उसके अलावा की कंडीशन क्या है, उसके अलावा कंडीशन क्या होगी बताओ, उसके अलावा कंडीशन क्या होगी बताइए। हाँ ऑर्डर बताओ अगर किसी को क्लियर हो रहा है तो। फर्स्ट मतलब फोर्थ हो गया, उसके बाद हाँ सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद हाँ। वो तो सबसे लास्ट साल चले जाने वाला बेटा, वो तो सबसे लास्ट चले जाने वाला, क्योंकि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बढ़ेंगे ना बेटा। अब इसको डिसाइड करने के लिए बेटा यहां -I है, यहां -M इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू -I, तो इसकी विड्रॉइंग पावर क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, जबकि इसकी विड्रॉइंग पावर क्या होगी बेटा, कम होगी इसके कंपैरिजन में। तो अब अगर विड्रॉइंग पावर कम होगी तो बेटा ऑब्वियस है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, सेकंड ही आ जाएगा। इज दैट क्लियर? देन लास्ट इज, हाँ सॉरी फर्स्ट, ठीक है ना? क्लियर हुआ सबको? ठीक, यहां आ जाते हैं बेटा, फिर से ये कंडीशन SS2H2O डन। तो अब बेटा हम बात करते हैं, चलिए बाकी में, कि मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग है कि विड्रॉइंग है? डोनेटिंग है। अब डोनेटिंग है तो यहां +I दिखाएगा बेटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मेटा पोजीशन है। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा और डोमिनेंट होता है +I से, तो इसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, हाँ कि ना? बात समझ गए कि नहीं समझे? तो उसके बेसिस सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होना चाहिए बताइए भाई? एनिलीन तो हमारे पास डोनेटिंग वाले से कम बेसिक था ना, सही है कि नहीं है? वो बेसिक ऑर्डर तो अपने को क्लियर होगा ना बेटा यार, हाँ कि ना?
तो उस बेसिस पर अगर जाऊं तो ऑर्थो मैंने हटा दिया, अब आप डिसाइड करो कौन सा होगा, थर्ड हो जाएगा बेटा, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद क्या मेरा लॉजिक सबको कनेक्ट हुआ था? उसके बेस पे जो आप आंसर दे रहे हो परफेक्टली समझ पा रहे हो? अगर लॉजिक क्लियर है बेटा तो फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। गॉट इट एवरीवन? नीचे आ जाते बेटा वो CH3 ग्रुप, यहां पर फिर से ये बात SH2H2O, यस और नो? तो यहां तो बात खत्म हो गई बेटा। अब हम डिसाइड करेंगे कि OCH3 ग्रुप कैसा है, डोनेटिंग की विड्रॉइंग। डोनेटिंग किसके लिए? प्लस M। विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। किसके बेसिस पे? -I के बेसिस पे। समझे? ये ऐसा ग्रुप है जहां डोनेटिंग भी दिखाएगा, विड्रॉइंग भी दिखाएगा। ये भी चीज ध्यान रखनी है। अगर आप डोनेटिंग बोल रहे हो तो ये भी बताना पड़ेगा डोनेटिंग किस बेसिस पे है। गॉट इट एवरीवन? तो अगर यहां देखो, यहां तो केवल -I लगेगा बेटा, इसमें तो डाउट ही नहीं है। यहां पर +M लगेगा और वो डोमिनेंट होता है -I से। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? तो अब बेटा ऑर्डर बताइए कि क्या होना चाहिए भाई। सीधा सीधा आप तो मेरे हिसाब से पता चल जाना चाहिए। बताइए। थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? बस कनेक्ट हुआ बेटा सबको? पक्का? एनी डाउट? कोई भी क्वेश्चन में ऐसा कोई दिक्कत है तो प्लीज वो बोल सकते हैं। क्लियर हुआ ना सबको? जो लॉजिक है उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आपको आगे करना है, तो उस बेसिस पर आपको पता चल जाएगा। तो फोर्थ और थर्ड, फिर हमारे पास फोर्थ के बाद सेकंड, फिर फर्स्ट। डन? ठीक है, आगे आते हैं बेटा। नेक्स्ट ये कंडीशन है, फिर से यही बात कि यहां SH2H2O, ठीक है ना? तो इसको देंगे हम। बात करें बेटा आप Cl ग्रुप कैसा है बताइए? -I दिखाता है सब जगह पर, +M भी दिखाता है ना, लेकिन -I और +M में डोमिनेंट कौन होगा? -I। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब अगर ये समझ में आया बेटा तो हमारे पास सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि भाई यहां पर तो केवल -I दिखाएगा, यहां -I डोमिनेंट है बट +M भी है। समझे कि नहीं समझे? अब बेटा ये बताइए कि माइनस है तो बेटा विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, और विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो क्या कहा था मैंने? बेसिसिटी कम होगी, तो सबसे ज्यादा बेसिक फोर्थ वन। एनी डाउट? पहले तो ये समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद बताइए थर्ड होगा, क्योंकि उसका -M भले ही डोमिनेंट है बट +M तो है, तो उसके -M को +M थोड़ा तो कम करेगा, जबकि यहां पर केवल -I ही है। तो उस बेसिस पे बेटा हमारे पास थर्ड पहले आ जाएगा। देन क्या मेरी बात सबको समझ में आई? आउट? क्लियर हुआ? गुड। इसमें आ जाइए बेटा, इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा? फर्स्ट। अच्छा, बता सकते हो कि फर्स्ट क्यों होगा? वो तो यहां पर भी हो रहा ना यार। क्या बोला? हाँ, तो वो तो इस नाइट्रोजन पे भी तो लगे हैं। मैं ये कहना, तो ऑर्थो पे डोनेटिंग दिखाएगा, ये तो प्लस दिखाते हैं। ऑर्थो पे हमारे पास ग्रुप, तो ये चल ठीक है, तेरा सोच दिखाता है, नहीं दिखा, चलो ठीक है, इन दोनों को हटा देते हैं। लेकिन ये तो हमारे पास उसे ही दिखा रहा है ना, यहां ग्रुप है, ठीक है। तो सोच सही रहा था बेटा, बस मैं एक करेक्शन करूं, क्योंकि आपको शायद ये बताया है कि एनिलीन सर इफेक्ट नहीं दिखाता, लेकिन एनिलीन डेरिवेटिव तो दिखाएंगे ना बेटा। ये एनिलीन तो बचा ही नहीं ना, क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप आ गए बेटा, तो एनिलीन तो रहा हमारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सर इफेक्ट दिखाएगा। अब जैसे ही सर इफेक्ट दिखाएगा तो ये पूरा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। अब आउट ऑफ प्लेन ये क्या सर इफेक्ट दिखा पाएगा? बताओ। नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि यहां कोई ग्रुप नहीं है। यहां हो तो अपन बात कर पाए। ये बात समझ पा रहे हैं ना सब लोग? मैं क्या कह रहा हूं?
अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सर इफेक्ट दिखा रहा, मतलब ये N यानी 3 डिग्री एमाइन आउट ऑफ प्लेन, जो नाइट्रोजन है आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा। अरे समझे, आउट ऑफ प्लेन आएगा, बट ये आउट ऑफ प्लेन नहीं है तो कॉन्जुगेशन में जा सकता है ना बेटा, जबकि इसका लॉन पेयर आप कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा बेटा, ड्यू टू सर इफेक्ट। समझे? कॉन्जुगेशन में नहीं गया तो भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? किस केसेस में? सेकंड वाले के केसेस में। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ऑब्वियस है कि बेटा उसकी बेसिसिटी भी बढ़ेगी। हमने यही बात, तो इस बेसिस पे बेटा हमारा कोई दिक्कत है तो समझ पाए ना। और मैं प्लीज ये जरूर ध्यान रखना, मैं आपके सामने फिर भी लिखते हुए चल रहा हूं, लेकिन आपको रीजन आपको भी जरूर लिखने हैं ताकि आपको वो आगे तक के लिए याद रह पाए। ऐसा नहीं कि बेटा आप 2 दिन बाद भूल जाओ। समझे? अरे समझे? क्लियर है? पक्का? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा बेटा, यहां ध्यान दीजिए, ये नाइट्रोजन लॉन पेयर अंदर शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करेगा तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ये तो सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। और कौन से? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब जब यहां पर नेगेटिव चार्ज बना रहा है बेटा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, और बाजू में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो कॉन्जुगेशन बन जाएगा, खाएगा, हाँ कि ना? इस क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में, वेकेंट डी ऑर्बिटल में चले जाएगा ना। जबकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा इसके डिलोकलाइजेशन से, क्या वो डी ऑर्बिटल में यहां पर वेकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। अगर होता ही नहीं वेकेंट ऑर्बिटल तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, फिर से नाइट्रोजन पर पहुंच जाएगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज्यादा होगी कि आपके Cl वाले पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी? फ्लोरीन वाले पे। तो अगर फ्लोरीन वाले पे ज्यादा होगी तो बेटा उसकी बेसिसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्या लॉजिक समझ में आया सबको? यस और नो? देखो इंपॉर्टेंस को जरूर समझिएगा बेटा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अगर आप रीजन समझ रहे हैं तो लिखिएगा जरूर, ताकि आपको पता चले कि भाई वहां पर वेकेंट ऑर्बिटल। देखो याद तब रह पाएगा जब आपने लिखा होगा, क्योंकि ये बात भी सही है ना, सब चीजों को एक साथ संभाल के रखने के लिए सबसे पहले लिखा होना मस्ट है, तो जाके चीजें क्लियर हो पाएंगे। गॉट इट एवरीवन? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हर एक क्वेश्चन के पीछे जो नया लॉजिक आ रहा है उसको जरूर लिखिए। पहले तो सबके लिए लॉजिक आपको लिखना जरूरी है। आप सपोज करो कोई लॉजिक रिपीट हो रहा है, तो आपका लॉजिक रिपीट हो रहा है तो उसको चेंज मत करो, उसको लिखने की वहां पर जरूरत नहीं, लेकिन जहां नया लॉजिक मिल रहा है कम से कम वहां तो लिखिए। गॉट इट एवरीवन? समझे ना? ठीक है, इधर आ जाते हैं बेटा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑर्डर बताइए बेटा क्या होगा, बताइए। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, है ना? क्लियर है ना? तो ऑर्डर क्या होगा बेटा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आपने कैसे सोचा भाई? 3 डिग्री, 2 डिग्री। मैंने आपको बोला था कि बेटा एरोमेटिक एमाइन में ऐसा कहीं नहीं सोचना है, उसमें सिंपल लॉजिक लगेगा। और वो सिंपल लॉजिक क्या है बेटा कि 3 डिग्री ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 2 डिग्री ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 1 डिग्री। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब मैं इसको कभी भी बेटा एलिफेटिक नहीं बोल पाऊंगा। अगर एक रिंग आ गई तो मिल लो कंपाउंड। देखो क्यों, मैं फिर से वही पॉइंट पे जा रहा हूं। आपको ये समझाया हुआ है कि अगर एक बेंजीन रिंग है मतलब वो एरोमेटिक नेचर दिखा रहा है, तो होल कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? तो इसका मतलब ये कहूंगा एरोमेटिक एमाइंस है। और मैंने आपको क्या समझाया? एरोमेटिक एमाइन में आपको सीधा सीधा सोचना है। फिर वहां पर आप ऐसा नहीं कहोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जहां ज्यादा बन रहे हैं वहां पर नहीं, वहां पर सिंपल लॉजिक। कैसा लॉजिक? और वो सिंपल लॉजिक क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, जो हमने गैसियस में भी किया था। गॉट इट एवरीवन? क्यों? क्योंकि ध्यान दो बेटा, यहां पर वो प्लस आई वाला फैक्टर ज्यादा काम करता है। यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी नहीं जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड मिनिमम बनता है। और इसके पीछे भी उसका रीजन क्या है बेटा?
क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग तो सब में है। तो अब बेंजीन रिंग सब में है तो सॉल्युबिलिटी तो वैसे ही कम हो जाएगी बेटा उस एमाइन की वाटर में। तो इसलिए क्या होता है बेटा कि फिर हम वहां पर जनरल लॉजिक लगाते हैं कि भाई हमारे पास जिसकी डिग्री ज्यादा, मतलब जहां पर हमारे पास 3 डिग्री है। अब ये अगर आप ध्यान दो, इससे पहले एक केस जो क्वेश्चन कराया था उसमें उल्टा रीजन ऑर्डर था। अब उसके पीछे रीजन तो आप समझ पा रहे हो ना, यहां क्या रीजन था, जबकि यहां 3 डिग्री को सबसे कम रखा है अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। और अगर आपने इसी के बेसिस पे उसको नाम दे दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कम से कम ये तो समझो ना कि बेटा उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए, क्योंकि यहां रेजोनेंस था तो लॉन पेयर कम मिल रहे थे, लेकिन यहां तो उस मिथाइल ग्रुप से कोई रेजोनेंस थोड़ा बन रहा बेटा यार। बात समझ पा रहे हो? मुझे बताओ बेटा कि यहां पर वो प्लस आई ज्यादा दिखाएगा कि यहां पर प्लस आई ज्यादा दिखाएगा? देखो बेंजीन रिंग तो तीनों में कॉमन है, यानी रेजोनेंस तो तीनों में होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ कि ना? अब मैं आपसे पूछूंगा कि प्लस आई कहां पर जाता है? फर्स्ट वाले में जाता है। अगर फर्स्ट वाले में प्लस आई जाता है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ज्यादा वहां पर होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर ज्यादा होगी कि नहीं होगी? क्योंकि रेजोनेंस तो तीनों में बन रहा है बेटा, हाँ कि ना? तो मैं बेंजीन को भूल जाऊं तो मैं किससे देखूंगा? केवल आपके प्लस आई से। अंडरस्टूड एवरीवन? तो उसके बेस पे ये ऑर्डर हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज। समझ गए ना? जबकि बेंजीन रिंग वाले में ऑर्डर उल्टा किया था, 1 2 3, जहां 3 बेंजीन रिंग अटैच की थी, जहां 2 अटैच की, जहां 1 अटैच किया था, वहां पर ऑर्डर हमने उल्टा लिखा है। क्लियर हो रहा है ना बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं यार, हाँ कि ना? मेरी बात समझ पा रहे सब लोग? यहां ध्यान दो ना, यहां ऑर्डर बिल्कुल उल्टा लिखा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्या बोलोगे? कि जितने ज्यादा बेंजीन रिंग अटैच होंगे उस नाइट्रोजन से बेटा, उतने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, उतना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो बेसिसिटी अपने आप कम हो जाएगी बेटा। लेकिन यहां क्या हो रहा है बेटा? यहां रेजोनेंस तो बन ही नहीं रहा। रेजोनेंस तो इसकी वजह से जो बन रहा है वो सब में कॉमन है, तो मैं रेजोनेंस से तो डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाऊंगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो फिर डिफरेंशिएशन किससे कर पाऊंगा बेटा? केवल और केवल मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप से। इज दैट क्लियर? अब किसी के दिमाग में यह भी आ रहा होगा सर मिथाइल का ऑर्डर अलग था, मैंने आपको क्या बोला? उससे इस केस में अपने को सोचना ही नहीं है, पहले ही बोल चुका हूं। इज दैट क्लियर? वो केवल एलिफेटिक एमाइन के लिए था बेटा, एरोमेटिक के लिए नहीं है। प्लीज मेक श्योर कि उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन फिर इसी तरीके से बना के देता है। समझ पाए ना बेटा मेरी बात को? जल्दी बोलो यस और नो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, यहां ध्यान दीजिए। हाँ ओके, ऑर्डर बता था ना? हाँ चलिए बताइए, यहां पर किसी को कोई समझ में आ रहा है तो ऑर्डर बता सकते हैं। 4th, उसके बाद 2nd, उसके बाद 4th, 3rd, 2nd, 1st। ठीक, मैं ऑर्डर लिख रहा हूं बेटा, 4th, 3rd, सॉरी, हाँ 4th, 3rd, 1st, then 2nd। यहां तो SH2 हो जाएगा, हाँ कि ना? समझे कि नहीं समझे? यहां नहीं होने के पीछे रीजन क्या था बेटा? क्योंकि यहां तो क्या हो गया, ये दोनों मिथाइल ग्रुप आ गए तो एनिलीन तो बचा ही नहीं, ये तो एनिलीन ही है। फिर से वही कहना कि एनिलीन होगा तो एसआर नहीं दिखाने, सर इफेक्ट नहीं दिखाने वाला, तो ये सर इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन सर इफेक्ट नहीं दिखाएगा तो SH2H2 तो दिखाएगा ऑर्थो पोजीशन पे जो ग्रुप है, तो हाँ कि ना? और इधर भी है इधर भी है बेटा, दोनों साइड है, फिर तो दूसरी साइड भी, मतलब एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए इनिशिएट करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो जाएंगे। यस और नो? समझ पा रहे हैं ना बेटा मेरी बात को यार मैं क्या कह रहा हूं? तो उस बेसिस पे बेटा इसका रीजन तो बिल्कुल अलग हो गया बेटा। जबकि यहां अगर आप देख रहे हो बेटा, अब ध्यान दो बेटा, अगर आपने स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी देखने में भी गलती करी ना तो वहां से भी लॉजिक चेंज हो जाता है। इससे पहले शांति से स्ट्रक्चर को देखिएगा कैसा बना रखा है। इस नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल ग्रुप थे तो वो सारे इफेक्ट दिखा दिया था ऐसा स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर 2 के 2 मिथाइल ग्रुप हटा दो, NH2 लगा दो, तो बेटा उसने सारे इफेक्ट नहीं दिखाया, फिर वो SH2H2 दिखा रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना मेरी बात को? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, यहां पर अगर आप रीजन लिख रहे हो तो यहां तो सारे इफेक्ट, ये तो सबको क्लियर हो रहा है, ये तो आउट ऑफ प्लेन आ ही गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सही है? अरे समझे? ठीक है, रही बात बेटा इसकी
तो इसमें और ये इसमें कंपैरिजन करें, इसमें तो हम देख ही चुके हैं कि यही ज्यादा बेसिक है। तो ये सर इफेक्ट की वजह से आउट ऑफ प्लेन आया, तो अब ये रेजोनेंस में जाएगा नहीं। तो ये 3 डिग्री भी है और साथ में आउट ऑफ प्लेन भी आ चुका है बेटा, तो बेसिसिटी क्या होने वाली है बेटा? ज्यादा होने वाली है। अब ध्यान दो बेटा, जब ये आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, जैसे मैंने वहां पर समझाया था, आउट ऑफ प्लेन आ रहा है, तो ये ग्रुप भले माइनस आई की तरफ बिहेव कर रहा, बट ये ग्रुप उसमें आप प्लस आई की तरफ भी तो बिहेव करना स्टार्ट कर जाएंगे ना। करेंगे कि नहीं करेंगे? ये पूरा का पूरा ग्रुप, अगर आप केवल फिनाइल रिंग को देख रहे हो यहां पर, मतलब इस पूरे रिंग को देख रहे हो, तो आप कहते हो माइनस आई की तरफ बिहेव कर रहा है, लेकिन ये प्लस आई भी तो दिखा रहे हैं ना। तो उसके माइनस आई को थोड़ा सा प्लस आई क्या करेंगे? कम करेंगे ना, कम करेंगे। और यहां से उसको 2 प्लस आई मिल रहे हैं, और ये आउट ऑफ प्लेन भी हो गया, लॉन पेयर डिलोकेशन में जा ही नहीं रहा है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी यही दिखाने वाला है इन चारों में। इज दैट क्लियर? तो इसलिए 4th पहले नंबर पे हमने रखा है। अब उसके बाद थर्ड की बात कर रहे हैं, ये तो SH2H2, इसको तो सबसे लास्ट रख देंगे। फिर हम थर्ड की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड और फर्स्ट में मैंने यहां लॉजिक बता दिया आपको। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो उसलिए हमारे पास थर्ड नंबर सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा बेटा। फिर इसके बाद फर्स्ट, क्योंकि एनिलीन तो ज्यादा ही होने वाला है, ये बात आपको पहले कर रखी है, SH2H2 जहां पर भी होगा उससे तो एनिलीन ज्यादा ही होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो फिर हमारे पास फर्स्ट, फिर देन सेकंड। करेक्ट हुआ, कनेक्ट हुआ, सबको ये बताइए, पक्का? तो लॉजिक बिल्कुल मस्ट है कि लिखिए। मेरा कंसर्न बस एक ही है बेटा कि आप जब तक लॉजिक नहीं लिखोगे तब तक आपको चीजें परेशान करेंगे। आपका वहां सर इफेक्ट है, तो सर इफेक्ट का लॉजिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने यहां पर आपको थर्ड नंबर की बात करी बेटा, थर्ड नंबर क्यों लिया ये भी आपको कंप्लीटली बता रहा हूं, तो वो भी आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। फिर आपको बेटा सेकंड पोजीशन को क्यों नहीं ले रहा हूं ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि वो SH2H2O दिखाएगा। फिर आपको बेटा मैंने यहां पर बात करी कि भाई एनिलीन को थर्ड पोजीशन पे क्यों रखा, मतलब सबसे लास्ट हमारे पास जो आ रहा है बेटा वो सेकंड वाला आ रहा है, मतलब जहां SH2H2O हो रहा है। और इसके पीछे तो ऑलरेडी मैं रीजन बता चुका हूं बेटा कि बेटा हमारे पास SH2H2O की वजह से वो एनिलीन से भी कम बेसिक हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? बताइए बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट? आई रिपीट कि SH2H2 इट इज नॉट अ ऑर्थो इफेक्ट। समझे? ठीक है, इट इज द इनिशिएशन ऑफ अ ड्यू टू SIP। SIP की वजह से बेटा देखो SH2H2O नहीं हो पा रहा था, इसलिए SIP होना ही बंद हो गया, मतलब SIP होना स्टार्ट हो गया, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन को अटैच होने के लिए उसने स्टेप में रोक दिया। तो इसलिए मैं आपको बोला कि SH2H2O के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? SIP। समझे कि नहीं समझे? SIP का होना ही आपके SH2H2O की बात कर रहा है। गॉट इट एवरीवन? बात समझ में आई सबको? तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन मैं कहूंगा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके पीछे उसके बहुत सारे लॉजिक जो आपको प्रॉपरली ऊपर से भी कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से भी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उससे मिक्स क्वेश्चन बनाया। एनी डाउट? बताइए बच्चों, किसी को कोई क्वेरी? समझ में आया यहां तक? पक्का? ठीक है, तो ये ध्यान देना बेटा, इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करिएगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना, जितने क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉपरली बताए बेटा वो पहले अच्छे से उनको रिपीट खुद से करिएगा। मतलब क्वेश्चन लिखने के बाद फिर खुद से ट्राई करो कि हाँ ये मुझे अब मैं अपने कॉन्सेप्ट लगा के वो सही कंप्लीटली बैठ रहा है कि नहीं बैठ। ठीक है, आप मैं ये नहीं कर रहा कि पूरा आपको नंबरिंग तो पता है कि इस और को हमने फर्स्ट सेकंड दिया, फिर थर्ड दिया, फिर हमारे पास एनिलीन की बात। ठीक है, तो अब बस आपको पता चल गया कि कौन कौन सी पोजीशन है। अब आप खुद दिमाग लगा के आप उसको रफ में लिखिए कि मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर ये होगा, फिर मैच करिए कि आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो आपको पता चलेगा कि आपने दिमाग सही लगाया। अब क्या करो बेटा, घर पे जाके बस इसको खोल के देखो कि हाँ ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैन तो परफेक्ट अपना आप ही होगा बेटा, ठीक है ना? पीछे मत देख यार बेटा, कभी कभी आवाज हमें भी आ जाती है अच्छे लोगों की। ठीक, तो इसलिए बोल रहा हूं बेटा कि ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको कभी भी ये भरोसा नहीं दिलाएगा कि आपको बेसिसिटी का कोई भी क्वेश्चन तो आप अच्छे से कर पाओगे। जहां पर लॉजिक फिक्स है वो आपको पता होना चाहिए और उसके लिए आपको कंडीशन सभी बता दी।
तो फिर हम उस हिसाब से चले, उस बेसिस पे उस चीज को परफेक्टली लेके चले। और ध्यान दो बेटा, जब मैंने बेसिसिटी के लिए पूरा क्लासिफिकेशन बताया था, 4 केसेस बताए थे। उसने सबसे पहले नंबर पे किसको रखा है, दूसरे नंबर पे किसको रखा है, तीसरे नंबर पे किसको रखा है, चौथे नंबर पे किसको रखा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी वो जनरल ऑर्डर पूछ लेता उस बेसिस। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान देने हैं, और इसलिए मैं सबका कंक्लूजन क्या बोलता हूं कि अल्टीमेटली अगर कोई भी, जैसे नाइट्रोजन की बात, क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, स्पेशली उन्हीं के केसेस सबसे ज्यादा है, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप बढ़ा दो, बस उसकी बेसिसिटी अपने आप बढ़ते जाएगी। जिसपे सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा बेसिक, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वो उतना बेसिक कम होते हुए चलेगा। समझे? तो इतना कंप्लीट करेगा बेटा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बेटा अपना कंप्लीट। नेक्स्ट अपन क्लास में टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, मतलब एक टाइप से आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो गया आप ये कह सकते हो, लेकिन टॉटोमेरिज्म हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टॉटोमेरिज्म इसी के पार्ट में मैंने आपको लिखवाया था, और वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, वो भी आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रॉपरली आइसोमेरिज्म में आ जाएंगे, लेकिन पहले हम टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करें, तो कल से मैं टॉटोमेरिज्म स्टार्ट करना चालू करूंगा। ठीक है ना बेटा?